So hey guys, this is your boy Montreal and I hope you all guys are safe and surakshit in your homes. So let's get started with our new topic of statistical mechanics, that is relation between the entropy and the thermodynamical probability. अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है। इट इज़ अ मेजर ऑफ मॉलिकुलर डिसऑर्डरनेस, मतलब जितनी भी डिसऑर्डरनेस है उसको मेजर करने का काम किसका है? एंट्रोपी का ही है। मतलब हमारे यहाँ जितनी भी आसपास रिएक्शंस हो रही हैं वो ऑलवेज लीड्स टू द डिसऑर्डरनेस। साफ सीधी भाषा में कहें तो आपका कमरा कभी भी क्लीन स्टेट में या ऑर्डर स्टेट में हमेशा नहीं रह सकता, वो कभी ना कभी डिसऑर्डर हो ही जाता है। इसी डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहा जाता है या फिर हम एंट्रोपी से इसे मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं उसी को कहते हैं हम थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, जो कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रिलेशन बिटवीन द एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिकल्स। सो अभी आपने देखा कि एंट्रोपी क्या होती है और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसा कि हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की थर्ड वीडियो में देखा था मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, तो उसमें क्या था कि इक्विलिब्रियम पे हमें थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा मैक्सिमम मिलती है, मतलब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जो है वो हमेशा मैक्सिमम मिलते हैं। तो ऐसे ही एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इक्विलिब्रियम स्टेट में हमेशा मैक्सिमम होती है। और बोल्ट्जमैन ने क्या कहा था कि एंट्रोपी जो है वो हमेशा थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का हमेशा फंक्शन होगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? S इज इक्वल्स टू एफ ऑफ डब्ल्यू। एंट्रोपी जो है वो फंक्शन है किसका? थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, ये थ्योरी मैंने पहले से लिख रखी है जिससे आपका भी समय बर्बाद ना हो और मेरा भी। अच्छा, अब हम कंसिडर क्या कर रहे हैं? दो इंडिपेंडेंट सिस्टम जिनकी एंट्रोपी क्या है? S1 एंड S2। तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को अगर मुझे एक साथ लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? S इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ फर्स्ट सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सेकेंड सिस्टम। तो ये हमारी क्या आ गई है? सेकेंड इक्वेशन। अगर हमने टू सिस्टम को कंसिडर किया है तो उनकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी भी दो होंगी, दैट इज W1 एंड W2। और अगर हमें कभी भी दो सिस्टम की कंपोजिट थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को लिखना होता है तो वो हमेशा हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो W इज इक्वल्स टू W1 मल्टीप्लाई W2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। सो हमारे पास ये थ्री इक्वेशंस निकल के आती है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? इस थर्ड इक्वेशन को यूज करके फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट वी गेट S इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो एफ डब्ल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू हम रख देंगे W1 एंड W2। और ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन निकल के आ गई। और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं तो मैं पहले सिस्टम की एंट्रोपी को ऐसे लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सिस्टम। ऐसे ही सेकेंड सिस्टम को भी मैं लिख सकता हूँ। ये आ गई हमारी कौन सी? फिफ्थ इक्वेशन। और ये आ गई हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को यूज करते हुए हम किस में वैल्यू डालेंगे? सेकंड इक्वेशन में। S की वैल्यू अभी क्या निकाली है मैंने? S ऑफ W1 एंड W2। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ F W1 मल्टीप्लाई W2। S1 की वैल्यू निकाली है F W1, S2 की निकाली है हमने F W2। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? सेवंथ इक्वेशन आ गई। अब जो हमें ये सेवंथ इक्वेशन मिली है इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू W1। सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? F डैश W1 मल्टीप्लाई W2। देखिए कैसे करते हैं हम इसको डिफरेंशिएट। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद W1 एंड W2 का करेंगे। W2 को कांस्टेंट मानेंगे तो W1 के रिस्पेक्ट में कैसे आएगा ये देखिए, d बाई डी W1 मल्टीप्लाई W2। तो हमें कैसे मिलेगा? W2 को तो कांस्टेंट माना हुआ है, वो बाहर आ जाएगा, dW1 बाई dt।
तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ W2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा W2 इक्वल्स टू फर्स्ट वाले के साथ डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन कांस्टेंट था तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई 8th इक्वेशन। सो अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 7th इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू W2 के। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे f डैश W1 मल्टीप्लाई W2 और अब रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम उसके W2 के, तो हमें यहाँ मिलेगा W1 f डैश ऑफ W2 और f वाली वो इक्वेशन कौन सी होगी हमारी 9th इक्वेशन। यहाँ पे W1 कांस्टेंट था तो उसको हमने 0 कर दिया है यहाँ पे। और अब जो हमें 8th और 9th इक्वेशन प्राप्त हुई है इनको कर देंगे हम डिवाइड और देखिए आगे क्या मिलता है। सो f डैश W1 W2 f डैश W1 W2 W1 तो ये दो इक्वेशंस हमें मिली है। इन दोनों इक्वेशन से हमें रिड्यूस कर दें हम इन्हें तो क्या मिलेगा हमें W1 बाय W2 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ W1 अपॉन में f डैश ऑफ W2। सिंप्लीफाइड फॉर्म में और मैं क्या कर सकता हूँ, W1 f डैश W1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है और W2 इक्वल्स टू f डैश W2। अच्छा अगर मैं ऐसे देखूं W1 f डैश W1 इक्वल्स टू W2 f डैश W2 के बराबर आ रहा है, ऐसे ही ये W3 f डैश W3 के बराबर आ जाएगा और ऐसे सो ऑन सो फार। अगर मैं इन सभी इक्वेशन को एक कांस्टेंट के बराबर मान लूं दैट इज k कांस्टेंट, तो हमें इससे क्या मिलेगा, दैट इज W1 f डैश W1 ये भी कांस्टेंट k के बराबर होगा और W2 f डैश W2 ये भी हमारा किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। सो f डैश W1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k अपॉन में W1 और यहाँ पे हमें क्या आ जाएगी f डैश W2 इक्वल्स में k अपॉन में W2 के बराबर। सो हम क्या देख रहे हैं कि हमें दोनों साइड जो है वो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के बीच में रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। अच्छा इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा क्या, आइए देखते हैं। f डैश W1 D1 इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन W1 dW1 प्लस C1, ये तो एक कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन के साथ आता है, प्लस यहाँ पे भी करेंगे इंटीग्रेशन f डैश ऑफ W2 D2 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 1 अपॉन D2 प्लस ऑफ C2 दैट इज कांस्टेंट 2, क्योंकि यहाँ पे C1 ले चुके हैं। अगर इस वाली इक्वेशन को देखें तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन हो जाएगा कैंसल आउट और हमारे पास क्या मिल जाएगा, f ऑफ W1 इज इक्वल्स टू k log W1 प्लस C1, ये हमें मिला है फर्स्ट वाली इक्वेशन से। ऐसी सेकंड वाली इक्वेशन के साथ करें तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ W2 इज इक्वल्स टू k log W2 प्लस C2। अगर एक जनरल फॉर्म देखें इनकी तो जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, जनरल फॉर्म दैट इज f ऑफ W इज इक्वल्स टू k log W प्लस C। हमें इस C की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि एक एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे, एक एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी है उसकी वैल्यू हो जाती है 0 और जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू हो जाती है 1। सो इन दोनों वैल्यूज़ को हम कर देंगे पुट किस में, इस जनरल इक्वेशन में। तो हमें क्या मिल जाएगा, W किसके बराबर है यहाँ पे, फर्स्ट 1 के बराबर है, लेकिन अगर फंक्शन ऑफ W1 का लें तो वो क्या आ जाएगा हमें, S दैट इज 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, k log 1। ये आपको बात समझ में आई नहीं, एफ डब्ल्यू जो है वो एस के बराबर ही था,
तो एफ डब्ल्यू जो है वो 0 हो चुका है यहाँ पे, के लॉग 1 प्लस सी। यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, वो है हमारी 0, ठीक है, क्योंकि log 1 होता है हमारा 0। सो इस g की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे हम, तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के लॉग डब्ल्यू। और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एंट्रोपी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, तो S इज इक्वल्स टू के लॉग डब्ल्यू। तो ये हमारा आता है रिलेशन निकल के एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के बीच में। So like, share and subscribe to my YouTube channel Say Knowledge and press the bell icon so that you get notified whenever my video drops. So तब तक ले see ya, have a good day, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और कौन से टॉपिक्स में मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। तब तक ले see ya, have a good day.